नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज हम इतिहास श्रृंखला के अंदर आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वह घटनाएं जो बीत चुकी है। अब हम अगर प्राचीन भारत लिखने की कोशिश करते हैं, उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं उनके। एक आर्कियोलॉजिकल होता है, पुरातात्विक जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है साहित्यिक, पाठ्यात्मक, जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ हमारे पास दो साक्ष्य होते हैं, एक पाठ्यात्मक और दूसरा पुरातात्विक। पाठ्यात्मक मतलब साहित्यिक। साहित्यिक जो लिटरेचर होगा वो भी दो हिस्सों में मुझे डिवाइड कर सकते हैं। एक धार्मिक होगा यानी रिलीजियस, प्योरली रिलीजियस बुक होगी, और एक नॉन रिलीजियस बुक होगी। और फिर लिटरेचर उसमें भी दो डिवीजन और कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी कि एक वो जो देशी होगा और एक वो जो विदेशी लोगों ने विवरण किया, जो हमारे यहाँ आए, फाइयान आया, अलबरूनी आया, वेनसांग आया, मैगजीनीज आए, उन्होंने इंडिका लिखी, कर सकते हैं। लेकिन हम पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जब हम इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। हम जिस काल का निर्धारण कर रहे हैं उस काल में तो लिखी हुई हमारे पास बुक है ही नहीं। जैसे अगर हम करें, हम पहला जो लिटरेरी हम सोचते जिसका हम इतिहास रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो ऋग्वेद का करते हैं, वैदिक पीरियड का करते हैं। उससे पहले जो पैलियोलिथिक पीरियड हमारा प्री हिस्ट्री का गुजरा सारा पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक, और फिर प्रोटो हिस्ट्री का जो गुजरा हड़प्पा वाला। तो हड़प्पा में हम देखते हैं रिटर्न, थोड़ा बहुत रिटर्न देखते हैं पिक्टोग्राफी फॉर्म में, लेकिन क्या लिखा है उसको डिसाइफर तो कर नहीं पाए। तो संभावना है कि रिटर्न था, लेकिन पहली बार जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसको मौर्य काल में, मौर्य डायनेस्टी में। इसलिए मौर्य से इतिहास शुरू हो जाता है जिसमें हम रिटर्न देखते हैं। और मौर्य में भी हम मेनली देखते हैं अशोक के पीरियड में। अशोक के पीरियड में हम देखते हैं कि उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाए, उसने अभिलेख लिखवाए रॉक एडिक्ट पे, पिलर पे, अपनी जनताओं के लिए संदेश के रूप में। तो हम पहली बार साक्ष्य मानते हैं। लेकिन लेखन और लेखन सीखने का काम तो उससे पहले हो चुका होगा, लेकिन संभावना है, लेकिन उसके हमारे पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है। अब हम काल निर्धारण करते हैं। तो जैसे हमने वेद का काल निर्धारण किया, मैक्स मुलर साहब ने बांटा है उसे पूर्व वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में, और उसे नाम दिया 1500 से 500 का। 1500 से 1000 अर्ली वाला और 1000 से 500 लेटर वाला। ये काम किया मैक्स मुलर साहब ने। लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बाद में हमें इस काल का निर्धारण करते हुए हमें जो बाद में इसके सबूत जो मिले, जो हमें पांडुलिपियां मिली है, वो पांडुलिपि भी ऐसे नहीं है कि एक आदमी ने बैठ के एक जगह पर पूरे वैदिक काल के बारे में लिख दिया हो। अलग अलग समय पे अलग अलग पांडुलिपि को संकलन किया गया है, कलेक्ट किया गया है, जब कहीं जाकर हमें उस काल की और उसकी जानकारी हम इकट्ठा कर पाए और हम उसके बारे में कुछ लिख पाए। तो पांडुलिपि में यह भी नहीं होता जैसे आज की बुक में होता, कब लिखी गई, किसने लिखी, किसने प्रकाशन की, तरह प्रकाशन तो उस समय था नहीं, लेकिन किसने लिखी, कब लिखी, रिप्रिंट कब हुई, रिवीजन इसका कब हुआ, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन जो उसमें भाषा होती है या जो जिस काल में वो मिली भी होती है, और उसकी लैंग्वेज से, उसकी भाषा से, उसके नेचर स्वरूप से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये किस काल में लिखी गई है। और फिर उस काल से फिर जो उसमें बातें लिखी गई उससे निर्धारण होता है उस काल का। तो पहला जो रिटर्न निर्धारण हमने किया है वो क्या, हमने वैदिक काल का, वैदिक काल का पांडुलिपि से ताम्रलिपियां मिलती है ना, और भी अभिलेख मिलते हैं, या वो सिक्कों पे कुछ मिलता है, या जो हड़प्पा में लिपि उसमें कहते हैं सील पे कुछ मिला है ना, कुछ राजा महाराजा प्रशस्ति पत्र लिखाते, ये बाद में है। लेकिन हम पांडुलिपि पे डिपेंड है इन वैदिक पीरियड को जानने के लिए, जो लिटरेरी सोर्स जिसकी हम आज बात करेंगे।
तो इसमें क्या होता है कि जब हम काल निर्धारण करते हैं या हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, ऐसा कि कुछ एडिट हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ को हटा देंगे, कुछ को मिला देंगे, तो ये सब कहलाता है पोल्यूशन। पोल्यूट कर देते हैं हम जो हमें मिलता है, क्योंकि एक आदमी एक काल में तो लिख नहीं रहा सारी चीजें, है ना। जैसे आप महाभारत और रामायण को भी देखोगे, पहले भारत था फिर वो महाभारत बन गया, उसमें कुछ काल, कुछ एपिसोड कुछ जोड़ दिए गए, तो जो शुरू में जोड़ दिए जाए या लास्ट में जोड़ दिए जाए एक्स्ट्रा पोल्यूट हो जाता है वो, यानी कि एक्स्ट्रा कर दिया गया। और एक इंटरनल होता है जो अंदर से हम उसे निकाल रहे हैं, उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हैं, उसकी भी संभावना बनी रहती है। तो इन सब का ध्यान रखना होता है रिकंस्ट्रक्ट करते समय। तो आज हम जिस लिटरेचर की बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथि। वैसे तो रिलीजियस, पहला हम रिलीजियस टॉपिक ही देखेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में रिलीजियस और एंशिएंट में मेनली 3 थे, है ना, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। तो पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों को ही देखेंगे, और ब्राह्मण ग्रंथ में हम सबसे पहले वेद को देखेंगे। वेद है, विद से लिया गया है शब्द, विद का मतलब होता है ज्ञान। वेद है क्या? श्रुति है। श्रुति मतलब जिसको सुना जा सके, जिसको सुना जा सके। ए पुरुष से माने जाते हैं ये वेद, ए पुरुष से माने जाते हैं, निरुक्त माने जाते हैं, यानी कि वेदों की रचना किसी पुरुष, किसी मानव ने नहीं की। इनके बारे में कहा जाता है कि देव आए, देव ने दृश्य दिखाए, ऋषियों ने दृश्य को आत्मसात किया, और फिर ओरली ये चलते रहे होंगे। फिर बाद में किसी ने इन्हें पांडुलिपि का रूप अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल में दे दिया, उसका संकलन करके हमने इन्हें निकाल के ये बना दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि वेदों में जो 2 से 7 है, ऋग्वेद कितने मंडल में बटा हुआ? ऋग्वेद बटा हुआ है 10 मंडल में, और सूक्त है इसमें 1028। तो 10 मंडल ऐसे नहीं कि किसी आदमी ने 1 से 10 तक लिख दिया हो, इसमें 2 से 7 जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। यानी कि बाद में इसमें 1, 9, 10, 1, 8, 9, 10 ऐड हुए हैं, है ना। तो इसलिए नहीं कह सकते कि किसी एक ही ने इसमें लिखा है। 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। इसी से हमें हिस्टोरिकल जानकारी मिल जाती है। जब आप देखेंगे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में एक 10 बैटल वॉर का युद्ध है, किंग ऑफ बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध कहलाता है, जिसमें सुदास ने संघों को हरा दिया था। तो कुछ हिस्टोरिकल जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे सामाजिक भी मिलती है, रिलीजियस लेकिन सामाजिक भी मिलती है जानकारी, राजनीतिक भी मिलती है। ये बैटल ऑफ 10 किंग्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 7वें मंडल में आया है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, है ना। तो इन सब से मिलती है। अब इसमें सबसे प्राचीन क्या है हमारे पास? वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मैंने बताया 1028 सूक्त है और 10 मंडल में बटा हुआ है। और ऋग्वेद के में सूक्तों के बारे में, अब ऋग्वेद को हम अगली इसकी शाखा में ही बांट सकते हैं। और ऋग्वेद के जो अंग है, ऋग्वेद के मतलब ऋग्वेद के नहीं, वेदों के अंग मान लो। जैसे ये तो वेद मिलके पूरे चारों वेद जो है संहिता कहलाते हैं। संहिता है हमारे पास, ब्राह्मण है, अण्यक है, उपनिषद है। ये क्या है? ये वेदों के अंग है। और इसमें ये चारों वेद जो है ये संहिता कहलाते हैं। तो पहले हम करेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता प्योरली रिलीजियस टेक्स्ट है। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी दे रहा है। 1028 सूक्त है, 10 मंडल में जो बांटा गया। 7वें मंडल में उधर 10 बैटल किंग है, और इसके इलाट 10वें मंडल में आप देखेंगे वर्णा सिस्टम की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऋग्वेद में इसकी शाखा है
शाकल नाम की, केवल एक ही शाखा है इसकी जीवित, और कोई शाखा नहीं है। दूसरा यजुर्वेद आ जाता है। यजुर्वेद में क्या है, दो ब्रांच है मेनली, शुक्ल और कृष्ण, यानी कि व्हाइट और ब्लैक। इसके जो और डिवीजन हो जाते हैं, मध्याह्न दिन, प्राणायाम, इसमें ये प्योरली इसमें मंत्रों के बारे में है, और इसमें मंत्रों के साथ उसकी व्याख्या भी की गई है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद में इसमें सिर्फ मंत्र है, इसमें मंत्रों के साथ में इसकी व्याख्या भी की गई है। कृष्ण ब्लैक यजुर्वेद में काठक, कपिस्टल, मैत्रेयणी और तैतरीय, ये इसके डिवीजन है। इनमें मंत्र है, इनमें मंत्रों के साथ इसकी व्याख्या भी है। के बाद आएगा, ये डिवीजन कर रहा है, यजुर्वेद के बाद आएगा सामवेद। सामवेद का क्या मतलब है, म्यूजिकली, यानी कि जो मंत्रों को उनको लयबद्ध तरीके से गाया गया है सामवेद में, है सब उससे संबंधित। लेकिन ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड को बता रहा है, और ये वाले पीरियड बाकी जो ग्रंथ है वो बाद के पीरियड को बताते हैं। तो हमारे पास है सामवेद। सामवेद में है 3, कौथुम, राणा यन्य, और एक है जैमिनी, ये इसकी शाखा है। अब बचा एक अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की 2 शाखा है, शौनक, पेपलाद, इसकी 2 शाखा है। तो ये था हमारा संहिता। संहिता के बाद हम जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ पर। इसमें क्या है, इसमें जो है यज्ञों की वो सूक्तों की इसमें क्या है, सूक्तों की व्याख्या है, और सूक्तों की व्याख्या के साथ इसमें दार्शनिक व्याख्या भी दी गई है। ब्राह्मण जितने भी वेद संहिता है उनकी व्याख्या है, व्याख्या कर रहा है किसकी, संहिताओं की। और दूसरा ये करते हैं यज्ञों के कर्मकांड की, सारा खेल यज्ञों के कर्मकांड जो हो रहा है उनकी व्याख्या इसमें पाई जाती है। संहिता मतलब चारों वेदों की व्याख्या कर रहा है ये। और ब्राह्मण के बाद आ जाते हैं अणक्य। अणक मतलब वन, जंगल। ये अणक्य टाइप जो ग्रंथ है वो सारे रचना जंगल में भी उसका अभ्यास हो, पाठ पाठन हो, या वहां के सन्यासों के लिए हो, जो हुआ हो अणक्य के। अणक्य में क्या है, यज्ञों के बारे में, फिर यज्ञों का दार्शनिक प्रश्नों को उठाया गया है इनमें, दार्शनिक प्रश्नों। तो यहाँ से दार्शनिक फिलोसॉफिकल शुरुआत हो जाती है, जो डेवलप हो जाएगी बाद में किसमें, उपनिषद में जाके। ये डेवलप हो जाएगा उपनिषद में जाके। उपनिषद 108 और महत्वपूर्ण है, जैसे ईश, कैन, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद,
ये मेन उपनिषद है, टोटल है 108। अनैक्यक में जो यज्ञों के संबंधी जो दार्शनिक व्याख्या की गई है कि हम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ब्रह्म क्या है, क्या है, ये जाके डेवलप हो जाते हैं उपनिषद में। अनैक्यक के बाद अब आप उपनिषद हो गया। उपनिषद के बाद अब हम देखेंगे कि वेदों से जितना भी इंपॉर्टेंट है, वेदों की व्याख्या, वेदों का सही उच्चारण, वेदों में जो सूक्त है या जो मंत्र है उनका सही उच्चारण करने के लिए हमें चाहिए लैंग्वेज, सही उच्चारण के लिए। तो किसकी उत्पत्ति हुई? वेदांत की। ये इनके मददगार बने वेदों के। वेदांग बन गए 6, शिक्षा बन गई, कल्प बन गया, कल्प के बाद छंद बन गया, व्याकरण बन गया, व्याकरण के बाद शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और छठा बना ज्योतिष। अब शिक्षा में क्या है? सही उच्चारण, सही शब्द, सही क्या है पढ़ता। कल्प क्या है? विधानों का, विधानों के नियम है, इसमें विधानों के नियम है। अब इधर लिखता हूं, इधर डालता हूं वेदांग। शिक्षा बता दिया, शिक्षा के बाद कल्प बताए, कल्प में विधानों के नियम है, विधानों के नियम, और इसमें उत्पत्ति हुई फिर विधानों के नियम से स्रोत सूत्र की। यज्ञों के नियम है, फिर हुई धर्म सूत्र की, यज्ञों के नियम है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है। सुन सूत्र की हुई, इसमें यज्ञ हवन के नियम है। फिर हुई गृह सूत्र की नियम, इनमें मानव जीवन क्रियाकलाप के, मानव जीवन क्रियाकलाप एक्टिविटी के नियम है। ये मदद करते हैं हमारी, उसमें पहला मैंने बता दिया था शिक्षा। अब छंद का उपयोग होगा शिक्षा के लिए, तो छंद बन गए। छंद के बाद होगा निरुक्त, ये यास्क ने इसकी उत्पत्ति की है 6th सेंचुरी या 30th सेंचुरी बीसी में हो रहा है। मतलब यास्क ने 6th सेंचुरी बीसी में की, सॉरी 6th सेंचुरी बीसी में यास्क ने उत्पत्ति, यानी कि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये निरुक्त में आता है। शब्दों की उत्पत्ति, उसका निर्माण, उसका अर्थ, ये सब निरुक्त में आता है। निरुक्त के बाद होगा व्याकरण। अब व्याकरण की जरूरत पड़ेगी व्याख्या करने के लिए, व्याकरण की जरूरत पड़ेगी की, तो व्याकरण में आप देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ आ जाते हैं बाद में व्याकरण में व्याख्या के लिए। पहला अष्टाध्यायी आ जाता है पणिनि साहब का, और उसके बाद आ जाता है महाभाष्य पतंजलि साहब का। व्याकरण के बाद है ज्योतिष। ज्योतिष में पूरे यूनिवर्स ब्राह्मण के बारे में जानकारी। वारामिहिर इसमें एक किताब लिखते हैं, कौन सी? व्रत संहिता। तो ये हमारे हो जाते हैं वेदांग।
जो मदद करते हैं वेदों को जानने में। उसी से फिर भाषा डेवलप हो जाती है ना। पणिनि पहला व्याकरण लिख रहा है बुक अष्टाध्यायी उस पर भी टीका लिख रहा है पतंजलि महाभाष्य के रूप में। इसके बाद आ जाते हैं उपवेद। उपवेद कितने हैं? मेनली 4। जैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद को माना जाता परंपरा अनुसार आचार्य अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार। फिर आ जाता है धनुर्वेद, जिसके में है क्या? युद्ध कला के बारे में। युद्ध कला इसको बताया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र इसके जनक। उसके बाद आ जाता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद से गंधर्व विश्वविद्यालय भी आप देखते हैं, यानी कि म्यूजिक से संबंधित है, यानी कि संगीत कला का निर्माण होता है। संगीत कला नारायण नारायण और से याद कर लो, यानी कि नारद है। शिल्प कला का यूज होता है। शिल्प कला जिसके निर्माता, इसमें शिल्प कला में क्या होता? भवन निर्माण, आर्किटेक्चर। भवन निर्माण कौन करेगा? विश्वकर्मा करेंगे, यानी कि विश्व को बनाएंगे, तो विश्वकर्मा और के रूप में याद कर लो। और इसके बाद आएंगे छठ दर्शन, 6 दर्शन। कौन कौन से आएंगे? गौतम का न्याय, गौतम का न्याय, कपिल साहब का सांख्य, वैशेषिक, कणाद साहब का आ जाएगा योग, पतंजलि साहब का आ जाएगा योग। के बाद और मीमांसा, जैमिनी साहब का आ जाएगा। उत्तर मीमांसा ये आ जाएगा बद्रायण का। 6 दर्शन हो जाएंगे, डिटेल में देखेंगे जब दर्शन पढ़ेंगे। तो ये था आज हमारा मेनली ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित सोर्सेज, जिसके बारे में हम पढ़ के और ये आइडिया लगाते हैं कि ये इसमें कब है और उस काल की, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी एक्टिविटी हो रही थी उसकी जानकारी फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स से भी कोरिलेट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं इतिहास लेखन की। तो आज हमारा टॉपिक था इसमें सिर्फ धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी अभी एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट रह गया, जिसमें हम धर्मसूत्र पढ़ेंगे, मनुस्मृति देखेंगे, है ना, सारे पुराण देखेंगे। पुराण के बाद हम एपिक्स देखेंगे, जिसमें महाभारत, रामायण है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।